बहुत स्वागत। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। मैं हूं सौरभ। हमारे साथ हमारे चारों मेहमान समीर चौगांवकर साहब, राहुल महाजन जी, विनोद अग्निहोत्री जी, हर्षवर्धन त्रिपाठी जी। राहुल गांधी ने कल आपको मालूम होगा कि उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था। शब्द थे ट्रंप के, उस पर बोलते हुए उन्होंने कहा, हाँ ट्रंप ठीक कह रहे हैं कि इंडियन इकोनॉमी इज डेड, भारत की अर्थव्यवस्था तो है मृतप्राय है। अब इसके बाद पहले जैसा हो चुका है, आशंका थी और वो सही साबित हुई। राहुल गांधी एक बार फिर पाकिस्तान में हेडलाइन बन गए। अपने इस डेड इकोनॉमी वाले बयान की वजह से वो पाकिस्तान में छाए हुए हैं। राहुल गांधी की अपनी पार्टी के नेता भी नहीं मानते कि भारत की इकोनॉमी डेड है, वो बात अलग, लेकिन उनके बयानों का खूब इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है भारत को डाउन करने में। सुनिए। President Trump has stated a fact. What more do you, why are you asking this question? लेकिन 25% टैरिफ लगाया, प्लस पेनल्टी भी लगा दी है। It is a dead economy. Are you people not aware of this? आपको ये मालूम नहीं है कि इंडियन इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है? कोई कंफ्यूजन है आप में? पूरी दुनिया जानती है कि इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी और बीजेपी ने इकोनॉमी को खत्म कर दिया है। क्यों खत्म किया है? अदानी जी की मदद करने के लिए खत्म किया है। तो आप लोग हैरान क्यों लग रहे हो? कैसे चलाना है देश को? ये लोग चलाना ही नहीं आता है। टोटल कंफ्यूजन है। ट्रंप अब बोल रहा है कि मैं 25% टैरिफ लगाऊंगा। आपने अपने आप से ये सवाल पूछा कि नरेंद्र मोदी जी जवाब क्यों नहीं दे पा रहे? पूछा है? क्यों? एक्चुअल रीजन क्या है? क्या लगता है आपको? तो अब ये बयान भी समीर जी पाकिस्तान में छा गया राहुल जी का। देखिए, राहुल गांधी विपक्ष के नेता है। भविष्य के देश के प्रधानमंत्री के रूप में उनको कांग्रेस के वर्कर देखते हैं। उनको भी लगता है कि भाई वो विपक्षी नेता बन गए और आने वाले समय में वो देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। जो भविष्य में प्रधानमंत्री बनना चाहता है और जो अभी वर्तमान में विपक्ष के नेता की भूमिका निभा रहा है, जिसके पास 99 सांसदों का समर्थन है, वो इस तरह की भाषा का इस्तेमाल कर रहा है। और उसका आर्थिक ज्ञान इस तरह का है कि ट्रंप ने अगर कह दिया तो आप सीधे सीधे देश को बोल रहे हो कि देश की इकोनॉमी डेड हो गई है। आप देश में क्या डर का माहौल क्रिएट करना चाहते हो? आज दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था भारत बनने के कगार पर चला गया है, पहुंच गया है, और देश जिस तरीके से आगे बढ़ रहा है, और आज भारत विश्व अर्थव्यवस्था में भारत के नेतृत्व में ग्लोबल साउथ में जिस तरीके से भारत एक बड़ी शक्ति बनकर उभर रहा है, और आज भारत इतनी बड़ी इकोनॉमी बनने के स्टेज पे पहुंच गया है कि अमेरिका और चीन भारत की बढ़ती ताकत से डरे हुए हैं। उस देश के विपक्ष के नेता कहते हैं कि भारत की डेड इकोनॉमी है। कैसे? राहुल गांधी के सलाहकार कम से कम चिदंबरम से तो आप पूछ लेते। आप ही के सांसद आपकी बात से सहमत नहीं है। पार्टी के लोग कह रहे हैं कि राहुल गांधी क्या बोलते हैं, हम कैसे इसको डिफेंड करते हैं। पार्टी के प्रवक्ता से बात करने को तैयार नहीं है। कौन बोलेगा इस बात पे? कई नेताओं के बयान आ चुके कि हम सहमत नहीं इस बात को लेके। अरे बोलने के पहले राहुल गांधी सोचे डेड इकोनॉमी का मतलब क्या होता है। आज भारत कहां पहुंच गया है? जो एक समय ड्रोन नहीं बना पाता था, देश में कुछ बनता नहीं था, आज डिफेंस के इक्विपमेंट भारत एक्सपोर्ट कर रहा है। दुनिया भारत को ऑर्डर दे रही है बनाने के लिए। दुनिया की में आज भारत के आर्थिक इकोनॉमी की चर्चा हो रही है, और आप कह रहे हो कि ये डेड इकोनॉमी है। मैं दो रिएक्शन आपको दिखाता हूं, एक बीजेपी का और शशि थरूर से भी ये सवाल पूछा गया कि क्या इज इंडियन इकोनॉमी डेड, क्या बोला उन्होंने? क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। क्या भारत की इकोनॉमी डेड हो चुकी है सर? नहीं, बिल्कुल नहीं यार, आपको पता है। राहुल गांधी पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, राहुल गांधी चीन की बात करते हैं, राहुल गांधी सोरोस फाउंडेशन के आका जो हैं जॉर्ज सोरोस, उनकी बात करते हैं। तो निश्चित तौर पर जो जितनी विदेशी शक्तियां भारत को कमजोर करना चाहती हैं, उसके प्रणेता, उसके नेतृत्वकर्ता, उसके मार्गदर्शक राहुल गांधी। आप क्या कहेंगे राहुल जी पे क्या कहेंगे? IMF नहीं मानता, वर्ल्ड बैंक नहीं मानता, बाकी सब नहीं मानते कि भारत की इकोनॉमी कोई खराब इकोनॉमी है। और समीर जी ने कहा ही कि हम तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बनने की तरफ हैं। लेकिन राहुल गांधी जो है, ट्रंप जो दबाव भारत पर बनाना चाहते हैं, उसी में कहीं ना कहीं शामिल हो रहे हैं। तो उनके शब्द तो मत बोलो कम से कम। वो शामिल हो रहे हैं उसमें, बड़ा गलत बात है कि ट्रंप जो करना चाहते हैं उन्हीं में शामिल हो रहे हैं। ट्रंप ने जो साथ में जो टैरिफ लगाया, उसके अलावा ट्रंप जो है हमारे पर जो पेनल्टी लगाने की बात कर रहे हैं, साथ में वो पाकिस्तान को कह रहे हैं कि हम आपके यहाँ जो है तेल खोजेंगे। पाकिस्तान में तेल की कीमतें पहले सोच लो कितनी है। खैर, मैं उस बात में नहीं जाऊंगा, लेकिन वो बार बार ऐसी बातें कर रहे हैं चुभने वाली भारत के लिए, जो कि उस पर दबाव डालने के लिए वो जानबूझ के कर रहे हैं। लेकिन भारत क्या कर रहा है? भारत सरकार क्या कर रही है? देखिए, वाणिज्य मंत्रालय ने जो एक्सपोर्टर्स हैं उनकी मीटिंग बुलाई, उनसे ये तय कर रही है कि क्या हम ऑल्टरनेटिव मार्केट्स को खोजें और वहाँ पर अपना एक्सपोर्ट बढ़ाएं।
भारत सरकार जो इंडस्ट्रीज हैं उनसे बात कर रही है कि किस तरह से हम अपनी डोमेस्टिक मार्केट को और बढ़ा सकते हैं। तो सारी बातें भारत सरकार अपने आप पूरी कोशिश कर रही है और स्ट्रेटेजिक तरीके से कोशिश कर रही है। मेरे ख्याल से राहुल गांधी को इसकी बिल्कुल समझ नहीं है जो वो बात कह रहे हैं। अच्छा, ट्रंप क्या कर रहे हैं ये भी बता दें। भारत पर 25% का ट्रेड टैरिफ लगाया और 1 अगस्त से, आज से ये लागू हो जाना चाहिए था, पेनल्टी भी लगनी चाहिए थी, लेकिन अब इस फैसले के तुरंत बाद अब 7 दिन का एक्सटेंशन भी दे दिया। मतलब अभी 1 हफ्ता तक ये नया जो उनका टैक्स रिजीम है ये लागू नहीं होगा। तो ये हम लोग अब कल भी आपको बता रहे थे कि ट्रंप एक पल क्या करें अगले पल क्या करें इसमें कोई नहीं बता सकता। ट्रंप के इस रवैये का खूब मजाक भी उड़ रहा है। सत्ता पक्ष विपक्ष सब ट्रंप की असलियत अब समझने लगे। राहुल गांधी भले ही वो ट्रंप की बात को ही कहें, लेकिन उन्हीं के पार्टी के सांसद और पूर्व गृहमंत्री के बेटे कार्ति चिदम्बरम ने ट्रंप को शोमैन बताया और कहा कि उनको बस सीरियसली लेने की जरूरत नहीं है। Mentioned today that India, in addition to its 25% tariff rate, would pay an additional penalty because of its support of Russia. What is that additional penalty? And are other countries facing the same threat? Well, we're negotiating right now, and it's also BRICS. You know, they have BRICS, which is basically a group of countries that are anti the United States, and India is a member of that, if you can believe it. It's an attack on the dollar, and we're not going to let anybody attack the dollar. So it's partially BRICS, and it's partially the trade, this trade situation. It's the deficit. We had a tremendous deficit. So, as you know, Prime Minister Modi is a friend of mine, but they don't do very much business in terms of business with us. They sell a lot to us, but we don't buy from them. You know why? Because the tariff is so high. They have one of the highest tariffs in the world. India was the highest, or just about the highest tariff nation in the world, and one of the highest, 100 points, 150 points or percentages. So India was one of the highest in the world. They had won 175% and higher than that. Now they're willing to cut it very substantially, but we'll see what happens. We're talking to India now. We'll see what happens. It doesn't matter too much whether we have a deal or whether we charge them a certain tariff, but you'll know at the end of this week. Donald Trump will know that he makes flippant comments about everybody. He's made yet another flippant comment. Let's not take this seriously. Even after making flippant comments, he goes on to have negotiations and comes to understandings. So let's not take this too seriously. He's a showman. He's unorthodox. He's unconventional. Let's not get flustered. Sober, calm negotiations will lead results. He has made comments about pretty much every country. All those countries eventually have come to some sort of understanding, and we will also come to some understanding. India needs America. America needs India. We are both large economies. We need each other. तो लीजिए, पहले शशि थरूर, अब कार्ति चिदम्बरम कह रहे हैं कि ट्रंप को बहुत गंभीरता से लेने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन फिर राहुल गांधी के बयान अब जो हैं वो अपनी जगह पर हैं। ट्रंप ने जो किया ये इसको लेकर के हमारे यहाँ बहुत सारे एक्सपर्ट्स, इकोनॉमिस्ट वो अपने अपने अनुमान लगा रहे हैं और ये ज़्यादातर लोगों की राय है कि कोई तो वजह है कि ट्रंप बहुत कुछ विशेष तौर पर भारत से चिढ़े हुए हैं। क्या वजह है? अच्छा, जो लोग जो ये ज़्यादा डिफेंस सेक्टर देखते हैं उनको लगता है कि ये ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ट्रंप की नाराजगी है। कुछ लोगों ने कहा कि भाई ट्रंप को जब पाकिस्तान तो उनको नोबेल पुरस्कार तक के लिए नामित कर रहा है और आप यही मानने के लिए तैयार नहीं कि ट्रंप की कोई भूमिका थी, तो इससे भी ट्रंप जो है थोड़ा चिढ़े हों। अब तो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने खुद ही कह दिया इस बात को पार्लियामेंट के अंदर। सारी बातें जो हैं, लेकिन इशारा इसी ओर है कि किसी चीज़ से ट्रंप जो है वो नाखुश है। देखिए, व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी का आज का बयान वो सबसे महत्वपूर्ण है। आज मतलब उनके हिसाब से पहले हो चुका है। उन्होंने ऐसे करीब 10 कॉन्फ्लिक्ट जोन का जिक्र किया है। ताजा, थाईलैंड और कंबोडिया जो शिव मंदिर पर लड़ रहे हैं। मतलब हिंदू क्या होता है इसको समझिए कि थाईलैंड और कंबोडिया लड़ रहे हैं तो शिव मंदिर पर दोनों बौद्ध देश हैं। दोनों कहने को कौन से देश है सबको बौद्ध माने जाते हैं। अब प्रेस सेक्रेटरी कह रहे हैं कि थाईलैंड, कंबोडिया से लेकर इजराइल और ईरान से लेकर भारत, पाकिस्तान से लेकर सर्बिया और कौन सा कॉन्गो, पता नहीं कौन कौन सा देश लिख डाला है। और उसका एक लाइन है कि ऑन एन एवरेज पर मंथ 1 पीस डील। ये ट्रंप कर रहे हैं और बाद में कहा है कि अब तो नोबेल दे दो, अब तो नोबेल दे दो। मुझे लगता है कि शायद उनको ये उम्मीद रही होगी या कहें कि वो ये चाहते थे
कि नरेंद्र मोदी जो दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे प्रभावी लोकतंत्र है, उसके नेता के तौर पर कहें कि हम ट्रंप को शांति पुरस्कार के लिए नामित करते हैं। लेकिन सवाल यह कि क्या सचमुच ऐसी कोई भूमिका ट्रंप निभा पाए? जवाब आता है नहीं। हमास को धमकी दी, लेकिन आज तक इजराइल के बंधक नहीं छूटे। B-2 बॉम्बर खुद अमेरिका ने चलाया। ये इजराइल, यूक्रेन और रशिया के बीच में कहा था 10 दिन हम आएंगे, 10 दिन में सब ठीक कर देंगे, नहीं हो पाया। साख दांव पर है डोनाल्ड ट्रंप की। और जब आप एक टेररिस्ट नेशन है, मतलब मुल्क ही पूरा वो आतंक का है जिसका नाम है पाकिस्तान, जब आप उसके सेनाध्यक्ष के साथ मिलने लगे तो आप भैया कहां रह गए? तो आप बहुत नीचे चले गए। तो ये गुस्सा हो सकता है। बाकी जो डिफेंस वाले कह रहे हैं, अब उसमें कई हैं, वो मुस्कुराहट वाला जवाब था कि नो, क्या था वो, बड़ा शानदार था ना वो, किराना हिल्स वाला वी डोंट नो व्हाट इज देयर। तो मुस्कुराते हुए जो कहा था, तो कई लोग कह रहे हैं मार्शल भारती ने कहा था। अरे दो आपको इंटरेस्टिंग बातें और जाननी चाहिए। एक तो ये यूएस ट्रेड रिप्रेजेंटेटिव हैं जो बात कर रहे हैं भारत की डेलीगेशन से। इन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि आई थिंक वी नीड सम मोर नेगोशिएशंस विद आवर इंडियन फ्रेंड्स टू सी हाउ एम्बिशियस दे वांट टू बी। भारत मतलब दब नहीं रहा, इसका मतलब ये है एम्बिशियस है भारत इस ट्रेड डील को लेकर के। और जो इनके ट्रेजरी सेक्रेटरी, मतलब उनके वित्त मंत्री समझ लीजिए, उन्होंने एक इंटरव्यू में ये बोला है कि इंडिया जो है वो इन नेगोशिएशंस में बहुत सुस्ती दिखा रहा है। इसका भी मतलब ये, और इससे हम फ्रस्ट्रेटेड हैं, ये उनका शब्द था। इसका भी मतलब ये है कि भारत जल्दी जल्दी वो सब कुछ नहीं मान ले रहा है जो अमेरिका कह रहा है। आप स्टॉल कर रहे हो, आप रुके हुए हो, आप धीरे धीरे आगे बढ़ना चाहते हो, आप किसी प्रेशर में आना नहीं चाहते हो। और ये बात पीयूष गोयल कम से कम 3 बार कह चुके हैं कि हम किसी दबाव में नहीं आएंगे। अभी पार्लियामेंट में भी उन्होंने ये बात कह दी। इसका मतलब इंडिया इज होल्डिंग ऑन। कल जो स्टेटमेंट आया था पीयूष गोयल जी का, उसमें और एक एक्सपर्ट ने सर ये कहा कि प्रॉब्लम ये है कि इंडिया इज नॉट फोल्डिंग अप लाइक पाकिस्तान। वो चाहते हैं सबमिशन, नेगोशिएशन नहीं, सबमिशन। शब्द ठीक, जो हम कह रहे हैं वो करो ना। पाकिस्तान सब कर रहा है। भारत पाकिस्तान नहीं है भाई, भारत भारत है। और भारत, देखिए 2-3 सेक्टर ऐसे हैं जो अमेरिका चाहता है भारत खोल दे उसके लिए। एग्रीकल्चर सेक्टर, डेयरी सेक्टर, फार्म सेक्टर जो है, और खासकर ये 2 कंटेंशियस इशू हैं जो मेरी जानकारी है, और जिसमें भारत बिल्कुल समझौता करने के लिए तैयार नहीं है। और ठीक भी है, करना भी नहीं चाहिए। हमारे किसानों के हित को कैसे कोई सरकार दांव पे लगा सकती है? कैसे हमारे पशुपालकों के हित को कैसे दांव पे लगा? डेयरी सेक्टर में हम कितने दिनों, मतलब पूरा ऑपरेशन फ्लड सेकंड और आनंद के बाद हम आत्मनिर्भर हुए बना, तो पोल्सन और तमाम सारी बड़ी कंपनियां उस वक्त हावी थी, और हम उसको खोल देंगे आपके लिए जी। तो ये तो है ही, और टैरिफ का मसला है। तो भारत की जो नीति है इस मामले में सही है कि बिल्कुल दबना नहीं है, अपने हितों को सुरक्षित रखना है। उसके बाद जो आपको थोड़ा बहुत कंसेशन चाहिए वो तैयार है उसके देने के लिए, हम अपने हितों को सुरक्षित रखते हुए। तो इसमें क्या दिक्कत है? तो भारत पाकिस्तान थोड़ी है। अन्ना भारत जो है कोई छोटा मोटा देश की लैटिन अमेरिकन कंट्री हो गया, आप धमका लें, वो कर लें, तो वो भी डेयरी प्रोडक्ट्स वाला बड़ा इशू है। बड़ा डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे कल्चर से जुड़ा हुआ भी इशू है। एग्रीकल्चर भी है, डेयरी प्रोडक्ट्स जो है वहाँ पर नॉन वेज डेयरी प्रोडक्ट्स बनाए जाते हैं, यानी जो गाय या भैंस जो भी वो, उनको नॉन वेज खिलाया जाता है, जिसके कारण वो नॉन वेज कहा जाता है उन डेयरी प्रोडक्ट्स को। और भारत के लिए कल्चरल इशू भी है कि हम कैसे ये मान लें। ऑफ कोर्स हमारे किसानों का इशू तो है ही, किसान का जीएम क्रॉप्स का इशू है, जीएम क्रॉप का इशू है। तो ये सारे इशू भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, आप कुछ बोल रहे थे समीर जी? जो आप कह रहे थे कि ट्रंप नाराज है, तो ट्रंप किससे नाराज नहीं है? सारे देशों से ट्रंप नाराज है। वो कनाडा से भी नाराज है। कनाडा को उन्होंने आज से टैक्स इंप्लीमेंट कर दिया, उसको तो उन्होंने 7 दिन का समय भी नहीं दिया, आज से बोल दिया। और कनाडा को बोल दिया कि भाई टैक्स में रिबेट चाहिए तो हमारे हिसाब से काम करो। उधर उन्होंने धमकी दे दी कई देशों को कि अगर आप फिलिस्तीन को अगर देश के रूप में मान्यता दोगे तो हम आपके ऊपर टैक्स और बढ़ा देंगे। तो अब तो ट्रंप मतलब दुनिया में किस तरीके से देश चला रहे हैं। इस पर राहुल गांधी का बयान मुझे याद आ गया। उन्होंने कहा था आप देखते जाइए, मोदी वही करेगा जो ट्रंप कहेगा। ऐसे यही शब्द थे। अब राहुल गांधी 2014 से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कार्यकाल देख रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि प्रधानमंत्री मोदी भी 2024 से प्रधानमंत्री बने।
11 साल हो गए देश के प्रधानमंत्री बने, और देश के 11 साल के प्रधानमंत्री का आप रिकॉर्ड देखिए कि किस तरीके से वो काम करते हैं, चाहे वो डोमेस्टिक पॉलिसी हो चाहे इंटरनेशनल पॉलिसी हो। प्रधानमंत्री मोदी कभी दबे, अगर दबना होता तो 9 जुलाई को ही अमेरिका के साथ इनका ट्रेड डील हो जाती। ये तय है कि भारत अपने हिसाब से देश के हित में जो होगा वो ट्रेड डील करने वाला है। ठीक है, ट्रम्प चाहे कितना धमकी दे, चाहे ट्रम्प दबाव में भारत काम नहीं कभी नहीं करेगा। चल, एक महाराष्ट्र से खबर है, महाराष्ट्र में सियासी हलचल चल रही है, मंत्रियों के फेरबदल हो रहे हैं। अब महाराष्ट्र विधानसभा के अंदर फोन पर रमी खेलते हुए एक मंत्री जी जो हैं वो देखे गए थे। अब इनकी कुर्सी चली गई है, या यूं कहिए बदल गई है। कृषि मंत्री से अब इनको खेल मंत्री बना दिया गया है। रवि खेल रहे थे, खेल मंत्री बना दिया। ये भी इंटरेस्टिंग है। माणिकराव कोकाटे ये अजीत पवार के कोटे से मंत्री हैं, और अजीत पवार ने देवेंद्र फडणवीस को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग की, और इसके कुछ ही घंटों के बाद एक्शन भी हो गया। कृषि से खेल मंत्री का जिम्मा मिला, और जो खेल मंत्री थे उनको कृषि मंत्री बना दिया गया है। मतलब अदला बदली हो गई है। दत्तात्रेय भरने को कृषि मंत्री बना दिया गया है, और इनके पास अभी वक्फ का भी दिया है, इनके पास खेल का भी इनको डिपार्टमेंट दे दिया, और अल्पसंख्यक मंत्रालय का डिपार्टमेंट दिया है। कल अजीत पवार से मिले थे, इन्होंने माफी मांग ली थी और स्वीकार किया कि मैं उस समय मतलब मेरे से गलती हुई। इनकी वैसे जिन्होंने सफाई दी थी इस पर, वो ये कहा था कि अरे मैं खेल थोड़ा ही रहा था, फोन देख रहा था, उसमें ऐप खुल गया, मैं बंद नहीं उसी में जो है फोटो निकाल ली मेरी। हालांकि देवेंद्र फडणवीस ने इसको बहुत गंभीरता से लिया था, और अजीत पवार से कहा था कि आपको मतलब उनसे बात कीजिए, उन्होंने स्वीकार किया। अजीत पवार ने फिर देवेंद्र जी से कहा कि उन्होंने अपनी गलती मान ली, तो उनका विभाग बदल दिया गया है। तो अब देखते हैं अब कैसे वो विभाग को चला। इतना बड़ा मामला था कि इसमें मंत्री बदला, छवि का मामला है ना। अब आप कृषि मंत्री हो, कृषि बहुत बड़ा मंत्रालय महाराष्ट्र के अंदर, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, इतना बड़ा विभाग आपको दिया गया है, तो कम से कम आपकी गंभीरता दिखना चाहिए सदन के अंदर। ये छवि का भी सवाल था। देवेंद्र फडणवीस ने कहा था कि भाई राज्य सरकार की पूरी छवि इससे धूमिल हो रही है, तो कृषि मंत्रालय से बड़े मंत्रालय उनसे विड्रॉ कर दिया गया। हालांकि उन्हें मंत्री पद से नहीं हटाया गया है, वैसे मंत्री पद से हटाते भी नहीं, क्योंकि वो तमाम पार्टियों में रहकर आए। महाराष्ट्र की ऐसी कोई पार्टी नहीं जिसमें कोकाटे साहब नहीं रहे, तो अजीत पवार को डर था कि मैं हटा दूंगा तो वापस शरद पवार के पास चले जाएंगे या बीजेपी के पास चले जाएंगे, तो मंत्री रखा है, विभाग बदल दिया गया है। दूसरी खबर यह भी कि धनंजय मुंडे मिले हैं देवेंद्र फडणवीस से, जिन्हें मंत्री पद से हटा दिया था। धनंजय मुंडे की इस्तीफा लिया था। हाँ, धनंजय मुंडे की देवेंद्र फडणवीस के साथ 20 मिनट की बैठक हुई है, और वो पहले बीजेपी में रह चुके हैं। तो क्या धनंजय मुंडे ये बताना चाहते हैं अजीत पवार को, मुझे फिर से मंत्री बनाओ या मेरे रास्ते खुले में जा सकता हूं? आने वाले महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ और। उनका मामला बड़ा गंभीर था, उन पर जो आरोप लगे थे वो बहुत बड़ा मामला था। ये मामला दूसरे टाइप का है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला की एक तस्वीर की बड़ी चर्चा हो रही है। ये गुजरात के दौरे पर थे, वहाँ अपने कश्मीर के टूरिज्म को प्रमोट करने के लिए गए, और वहाँ जाकर के इन्होंने साबरमती रिवर फ्रंट पर जाकर के रनिंग भी की। फिटनेस वो हैं, एंथुजियास्ट हैं, रोज़ दौड़ते हैं। और इसके बाद फिर ये स्टैच्यू ऑफ यूनिटी भी गए। तो साबरमती फ्रंट पर उन्होंने कहा कि मैं बहुत अच्छी जगह आया, मैंने कम ऐसी जगह देखी है भारत में, बड़ी सुंदर जगह है। वो अटल ब्रिज बना हुआ है वहाँ पर, बड़ा रंगीन, ये पीछे जो आपको दिखाई दे रहा है बहुत खूबसूरत दिखाई देता है ये, खासकर शाम को, रात में। तो उन्होंने कहा मैं इसके, मुझे बड़ा अच्छा लगा उसको देख करके भी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी पर जाकर के कहा कि यहाँ आकर एहसास होता है कि ये कितनी बड़ी चीज़ है, या कितनी भारत ने जो निर्माण किया है वो किस स्तर का है, तो उसका उन्होंने जिक्र किया। और फिर इनकी इन बातों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनकी उन सारी पोस्ट को रिट्वीट किया, रिपोस्ट किया, और उस पर कहा कि अच्छा लगा कि आपको गुजरात आना पसंद आया। नहीं, अच्छी बात है। वैसे भी उमर अब्दुल्ला काफ़ी डिफरेंट है अपने जो पिता हैं फारूक अब्दुल्ला उससे, और इन्होंने बहुत सारी ऐसी कोशिशें जो है हमेशा शुरू की हैं जम्मू कश्मीर में भी, और कोशिश करते रहते हैं। वैसे भी जब ये पार्लियामेंट में भी थे तब भी ये जो है काफी मुखर थे। बड़े टिपिकल रवैये नहीं रहते इनके, मतलब थोड़ा सा डिफरेंट कसे हुए टाइप के राजनेता टाइप बिहेव नहीं, डिफरेंट पॉलिटिशियन है। तो ये बात सही है। अब एक आपको पार्लियामेंट से मैं बड़ी मजेदार बात बताता हूँ, जहां पर गंभीर मुद्दों की चर्चा के बीच करीब बहुत अजीबोगरीब बातें भी हो जाती हैं। लोकसभा में गोरखपुर के सांसद रवि किशन ने समोसे की कीमत, और सुनिए, समोसे का साइज और कितनी साथ में हरी चटनी दी जाए, इसको लेकर भाषण दिया। दिल्ली से गोरखपुर तक समोसे के रेट कंट्रोल करने की मांग की। और एक और इंटरेस्टिंग वीडियो था, प्रियंका, वो जया बच्चन खड़ी हुई बोलने के लिए किसी विषय पर, उनके बगल में बैठती हैं प्रियंका चतुर्वेदी, उन दोनों की अच्छी बनती है, तो खड़ी हुई है, और उस खड़े होते ही बोली, प्रियंका डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी, डोंट ट्राई टू कंट्रोल मी। बिल्कुल सुनिए आप समोसे वाली बात सुनिए।
समोसा यहाँ चांदनी चौक पे सस्ता मिलता है और कहीं गोरखपुर में मिलता है तो गोल बाजार में अलग, हर जगह पे 5 स्टार होटल में उसका रेट ज्यादा हो जाता है। किसी भी ढाबे या होटल में किस वस्तु की मात्रा क्या होगी ये माननीकरण नहीं किया गया है। कहीं कटोरी भर छोटा में दे देला, कहूं बड़का मिलाला, कहीं छोटा समोसा मिलता है, कहीं बड़ा मिलता है। ये आज तक हमको भी समझ में नहीं आया। इतना बड़ा बाजार जिसमें करोड़ों की संख्या में ग्राहक हैं, बिना किसी रूल्स और रेगुलेशन के लिए चल रहा है। मैं ध्यान तो नहीं दूंगी मगर मेरा कान बहुत शार्प है। प्लीज यू एड्रेस द चेयर। मैं क्या करूं उसका मैं कुछ नहीं कर सकती। When you speak, I don't interrupt. When a woman speaks, I never interrupt. So please mind your tongue. Priyanka, don't control me. ये एक और प्रसंग था। संजय सिंह जब बोल रहे थे राज्यसभा में, तो संजय सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री जी पे बोल रहे थे कि वो सरदरी बैठक में नहीं आए, उनको चुनावी रैली में जाना था, उनको जो है फिल्मी सितारों से बात करनी थी, उसका समय था, मतलब बोल रहे। तो जैसे उन्होंने कहा फिल्मी सितारों पे तो वैसे ही जया जी ने टिप्पणी की, तो तुरंत स्पीकर थे घनश्याम तिवारी जी, उन्होंने कहा जया जी को आपत्ति है इस पर। और जया जी खड़ी हुई और जया जी ने कहा कि आपने जो फिल्मी सितारों का जिक्र किया है वो बड़े डेरोगेटरी फॉर्म में किया है। सर वो समोसा का आप जिक्र कर रहे थे तो आपको बता दूं एक कमेटी बनी थी समोसा के लिए। हिमाचल के मुख्यमंत्री के समोसे किसने खाए, जांच हुई थी, याद है आपको? हिमाचल के मुख्यमंत्री सुक्खू के समय तो वो अधिकारी ने स्वीकार कर लिया रिटर्न में कि वहां पे अधिकारी ने स्वीकार कर लिया कि हम लोगों ने समोसे खा लिए थे, वहां पे एक्सेप्टेंस कर लिया और उस अधिकारी को माफ कर दिया राज्य सरकार ने। इस मामले में मेरी सहमति है लेकिन रवि किशन जी के साथ। नहीं, हमने दिल्ली और वेस्टर्न यूपी के समोसे खाए। पहली बार जब ईस्टर्न यूपी गए वहां देखा छोटा छोटा समोसा। नहीं, सौरभ जी बड़ा विवाद कर रहे हैं, समय आखिरी हो रहा है, लेकिन ये ब्लास्फेमस चर्चा आप लोग कर रहे हैं। केंद्र सरकार, ये सौरभ जी आप चाहते हैं केंद्र सरकार एक सांचा बनाए। नहीं, ये रवि किशन पाप कर रहे हैं। पहले एक साजिश हुई कि समोसा जलेबी की कैलोरी बताओ, अब ये नई साजिश है। अरे भैया हम लोग तो प्रयागराज के रहने वाले, नाना प्रकार के समोसे हैं, छोटा समोसा, बड़ा समोसा, सबसे बड़ा समोसा, अलग अलग समोसा और चटनी समोसा तो दुकान से तय होती है ना। केंद्र सरकार को से मांग करनी चाहिए रवि किशन जी को एक सांचा बनाए और सारे ये रवि किशन जी की कार्रवाई एक्सपंज होनी चाहिए। इस तरह की कोई दोबारा चर्चा करने की हिम्मत न करे। गोलगप्पे वो कहेंगे अपने हिसाब से कचौड़ी का खांचा बनाइए, खस्ते का खांचा बनाइए। अरे कोई बात हुई भाई। हाँ ठीक है सर, एक देश एक खाना नहीं चलेगा।